नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश चौहान आज आपके सामने डायबिटीज़ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डायबिटीज़ पर चर्चा एक्चुअली इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आज हमारा देश डायबिटीज़ की कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है और तमाम पैथियों के अलग अलग कल्प और प्रोसीजर्स के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं सच्चाई है कि डायबिटीज़ के रोगी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके द्वारा जो भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां रोगियों को उठानी पड़ती हैं वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। उसमें कोई वैसी रोक हमें दिखाई नहीं देती जैसी हम अपेक्षित करते हैं। तो वास्तव में मैं एक ज़िंदगी का बहुत छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कई बार हम लोग चौराहे पर खड़े रहते हैं और अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें वो खोजना होता है कि वो कैसे मिलेगा, तो हम किसी एक रास्ते को पकड़ कर चल देते हैं धीरे धीरे। लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद अगर हमें लगता है कि नहीं, हम सही नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास विकल्प यही होता है कि हम फिर वापस लौटें और दोबारा से किसी नए रास्ते की ओर चलें। डायबिटीज़ पर तमाम रिसर्च हुई, बहुत तरह की चीज़ें आज भी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि इसके रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है और इससे होने वाले जो आर्थिक नुकसान हैं, शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं, वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्यों ना हम इस रोग के बारे में एक नए तरह से सोचने का प्रयास करें और उसके बारे में उस ट्रीटमेंट को देखें कि वो कितना इफेक्टिव हो पाता है। तो यही सोचकर लगभग आज से 10-12 साल पहले के आसपास की बातें हैं, 2009 या 10 के आसपास से इस पर काम करना शुरू किया गया और ये काम नांदेड़ से शुरू हुआ। महाराष्ट्र की महान आयुर्वेद की परंपराएं और काशी की महान आयुर्वेद की परंपराएं जहाँ से मुझे ज्ञान मिला और मैं एक आयुर्वेद के स्टूडेंट के रूप में मैंने इस पर काम करना शुरू किया। तो वहाँ से हमें तमाम इस तरह के कुछ क्लू मिलना शुरू हुए कि जो परंपरागत चिकित्सा से थोड़ा सा अलग हटके थे। और कहीं ना कहीं महर्षि चरक का एक उपदेश भी था, मंदा नाम व्यवहाराय बुधा नाम बुद्धि वृद्ध है। तो उन्होंने कहा भी है कि हमारे शास्त्रों से आप कुछ ना कुछ सांकेतिक रूप में जो सूत्र हैं, इनसे आप एक नए तरह का कॉन्सेप्ट खुद से भी डेवलप करिए और आगे अपने चिकित्सा के विषय में विचार कीजिए। तो उन्हीं चीज़ों को आधार बना के हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी एक नई हाइपोथेसिस डेवलप करने की कोशिश की और उसके आधार पर ही धीरे धीरे कुछ अपने चिकित्सा या अपनी एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, उसको हमने चालू करना शुरू किया। तो आज थोड़ा सा हम इस पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ को हम अलग ढंग से, अलग सोच के साथ, अलग कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इसकी चिकित्सा करें, और इसका जो चिकित्सा का पार्ट होगा वो दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में हमें जो भी क्लू हैं, आयुर्वेद की शिक्षा में हम लोगों को जो भी डायबिटीज़ से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, उसके छोटे छोटे क्लू हमको फर्स्ट ईयर से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आयुर्वेद का जो भी सारा ज्ञान है ये डायबिटीज़ से संबंधित, उससे रिलेटेड हमें फर्स्ट ईयर में क्या क्लू मिलते हैं, सेकंड ईयर में हम क्या सोच सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट ग्रुप में हम क्या सोच सकते हैं, इस वे में उसको डिफाइन किया है ताकि हम आज भी आयुर्वेद को पढ़ते समय, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते समय इस चीज़ की प्रतीक्षा ना करें कि जब मुझे मेडिकल फील्ड में आना है तभी कुछ नए तरह से कुछ करने की सोच डेवलप होनी चाहिए, बल्कि हम पढ़ाई के साथ साथ तमाम उन चीज़ों को देखते रहें कि किस तरह से हम एक नए ढंग से किसी टॉपिक को सोच सकते हैं। तो जब डायबिटीज़ के बारे में मैं बिल्कुल किसी भी उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करूंगा जो सामान्य रूप से की जाती है, इसके निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है, लक्षण क्या है, चिकित्सा में क्या कहा गया है, क्या आप यूज करते हैं, ये मैं मान ही चलता हूँ सब लोगों को अच्छे से पता है। आज तक सैकड़ों हज़ारों सेमिनार्स इस पर हो चुके हैं और सभी लोग अच्छी तरह से उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो मैं एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के रूप में देखता हूँ कि जब मैं डायबिटीज़ में आता हूँ, डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो कितना सिंपल सा वहाँ पे क्लू महर्षि वाग्भट हमें देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ है, हम जानते हैं इसमें मेन रोल पैंक्रियाज का और लीवर का होता है। तो ये हमने एनाटॉमी के मॉडर्न पार्ट से देख लिया। आयुर्वेद में हमें एक महर्षि वाग्भट क्लू दे देते हैं कि उन्होंने कह दिया है कि नाभि और हृदय के मध्य पित्त का स्थान है, हृदय के ऊपर कफ का स्थान है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा वात के लिए है, नाभि अधोमर्ध्य, ये श्लोक वगैरह सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने शरीर को 3 हिस्से में बांट दिया और ये जो हमारे लीवर और पैंक्रियाज हैं, ये दोनों के दोनों पित्त स्थान में आ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं चरक ने इस तरह के क्वेश्चंस का भी आंसर दिया हुआ है कि जब स्थान विशेष में दोष अगर आते हैं तो चिकित्सा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्थान है उसको प्रधानता दी जाती है। तो ये स्थान पित्त का है जिसमें लीवर और पैंक्रियाज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चिकित्सा करते समय हमें पित्त पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ से ऐसा कुछ समझ में आता है। अभी और बहुत सारे लॉजिक्स आएंगे, उनका कंक्लूजन निकाला जाएगा बाद में। तो ऐसा लगता है कि शरीर के मध्य भाग में स्थित है, पित्त का स्थान है, तो क्यों न पित्त की चिकित्सा की जाए। तो वाग्भट्ट जी यहीं पे साथ साथ और बता देते हैं, सर्वज्ञानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम। तो पित्त के लिए हमें एक विरेचन का एक इंडिकेशन यहाँ से मिल जाता है कि डायबिटीज की हम चिकित्सा कर रहे हैं तो क्या विरेचन के बारे में सोचा जा सकता है। अभी हमने केवल इतना ही देखा। दूसरा, हम इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि
जो हमारे लीवर हैं या पैंक्रियाज हैं, इनके बारे में सोचा जाए तो ये मृदु अवयव हैं, मात्रज भावों की तरह हैं। मात्रज भावों में इनकी गणना की जाती है। मात्रज भावों के बारे में देखा जाए तो आर्तो प्राधान्य होने से आर्तो प्राधान्यता स्त्री और शुक्र बाहुल्यात पुमान ऐसा बताया गया है। तो मात्रज भावों में आर्तो प्रधानता आर्तवम आग्नेयम शुक्रम सौम्यम, तो आग्नेय और आग्नेय है तो अग्नि महाभूत प्रधानता है, और उसकी चिकित्सा में कहीं न कहीं शायद आगे जाके पित्त का समन करने वाला या विरेचन जैसा कोई कल्प समझ में आता है कि शायद ऐसा भी हम कुछ सोच सकते हैं यहाँ से। तो इसके अलावा हम देखा जाए पित्त के समन के लिए भी वहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि तिक्त कषाय मधुर रसों का सेवन करना चाहिए। उसमें भी तमाम हम विमर्श अगर अलग अलग आचार्यों के पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें समझ में आ जाता है कि तिक्त को प्रधानता दी गई है, क्योंकि लाक्षणिक उपचार में तो मधुर भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन तिक्त न केवल लक्षणों का समन कर रहा होता है बल्कि पित्त की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है, क्षय हो रहा होता है, वहाँ पे वो हीलिंग का काम भी कर देता है। तो यहाँ पे भी तिक्त और विरेचन, इन दो चीज़ों को लेके हम थोड़ा सा फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लीवर और पैंक्रियाज के लिए स्थान जो बताए गए हैं वो पित्त के स्थान में आते हैं। और इसके अलावा जो ये अवयव बने हैं इनकी एक तरह से हम देखें तो इनमें भी कहीं ना कहीं आग्नेय महाभूत की शायद प्रधानता रहती है। तो ये एक सोच हम अब डेवलप कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं, और तिक्त रस को भी साथ में ले लेते हैं फर्स्ट ईयर से आगे चलते समय। सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास चरक, द्रव्यगुण और इस तरह के रोग निदान वगैरह अनेक ग्रंथ आ जाते हैं। तो चरक में या रोग निदान में देखा जाए तो सबसे पहले कफ और मेद के रूप में दोष और दुष्य हमें दे दिए जाते हैं। सभी को इसके बारे में सब कुछ पता है। कफ और मेद जब दोष और दूष्य हों तो इस तरह में हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इस विषय में अगर देखा जाए तो चरक ने बड़ा अच्छा एक कोटेशन दिया हुआ है। व्यायाम शोधन अरिष्ट मूत्र पान विरेचन तक्रभ्या प्रयोग छपयेत कफ मेदसी, वात्रक्त में मिलेगा चिकित्सा अध्ययन में। तो वहाँ भी इस तरह का एक श्लोक मिलता है हमें कि अगर कफ और मेद दोनों का साथ में क्षय करना हो, कम करना हो, तो वहाँ पे विरेचन हमारे लिए एक बड़ा उपयोगी प्रोसीजर बन जाता है। दूसरा, यानी फर्स्ट ईयर से जो हम विरेचन और तिक्त लेके आए हैं, सेकेंड ईयर में जाना है तो वहाँ भी हमें कुछ विरेचन का क्लू मिलता है। सेकंड, अगर हम कफ और मेद को ही देखें और ये देखें कि डायबिटीज जब कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो किन किन अवयवों को अफेक्ट करता है, तो आप देखेंगे मेद तृतीय पटलम, मेद से तृतीय पटल जिसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिनोपैथी काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। हार्ट के बारे में भी शोणित कफ प्रसादजम हृदयम कहा गया है, तो कफ की प्रधानता वाला जो एक ऑर्गन है। किडनी के बारे में भी मेद की प्रधानता है, उसमें हम जानते हैं। स्नायु सिरा वगैरह के बारे में भी ये सब हम देखें तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं पर्टिकुलरली इन्हें दोष दूष्य वाले ऑर्गन्स में मिल रहे होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक क्लू दे रहा है कि हाँ, हम कुछ हद तक सही जा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी उन्हीं ऑर्गन्स में ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं जो इसके दोष और दूष्य रहे हैं। एक खास चीज़ यहाँ पे और मिलती है कि जब हम संप्राप्ति पढ़ रहे होते हैं तो दूष्यों को जो वर्णन किया गया है उसमें अस्थि नहीं है। अस्थि नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता आचार्य चरक भूल गए होंगे। तो अस्थि नहीं है तो ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा क्लू दे रहा है कि भाई डायबिटीज या प्रमेय, मधुमेह, अब ये सब एक ही हैं। इनका कोरिलेशन क्या है, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा इन पर बातें हो चुकी हैं। तो ये अस्थि के बारे में जब बात की जाती है तो अस्थि के पास ऐसा स्पेसिफिक क्या है कि शरीर में डायबिटीज फैली हुई है फिर भी अस्थि में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मॉडर्न में भी हम जाके देख लेते हैं तो बोन्स रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस स्पेसिफिकली डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं गिनवाए जाते हैं। तो अस्थि के पास ऐसा कौन सा आवरण है, ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन किट उसके पास अवेलेबल है, आज की भाषा में कहें तो, कि वो अफेक्ट नहीं हो रही है, बाकी दूसरे ऑर्गन्स हैं, बाकी टिश्यूज हैं वो अफेक्ट हुए चले जा रहे हैं। तो इसका फिर हम क्लू ढूंढते हैं कि आखिर अस्थि के पास क्या है ऐसा प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं कि जब अगर अस्थिगत स्रोतस की चिकित्सा में हम चले जाएं सीधे, कि जब हमारी अस्थियों को प्रॉब्लम हो रही होती है दोषों की वजह से, तब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं। तो वहाँ चरक ने अस्थिगत स्रोतस की चिकित्सा में बड़ा स्पेसिफिकली तिक्त का वर्णन किया है। मतलब कहीं ना कहीं तिक्त रस यहाँ भी काम आ रहा है। इस क्लू में भी हमको मिल रहा है कि तिक्त रस अगर अस्थि को प्रोटेक्शन दे रहा है तो शायद कहीं ना कहीं वही यूज करने से हमारी सारी शरीर को भी डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये हम एक क्लू निकाल लेते हैं। कफ और मेद दोष दूसरे बताया गया तो उसके लिए सीधे विरेचन मिल गया। अस्थि देखा नहीं अफेक्ट हो रही थी तो क्यों नहीं अफेक्ट हो रही थी, उसका भी कहीं से एक थोड़ा सा लॉजिक मिलता है, तो शायद तिक्त की वजह से उसे वो प्रोटेक्ट हो रही थी। तो अगर हम तिक्त के बारे में फिर चर्चा करें तो तिक्त के लेते हुए अगर हम द्रव्यगुण में चले जाते हैं तो हमें बड़े अच्छे अच्छे कल्प मिलते हैं। गुड़ची है, निम्ब है, या करेला है, सोमवल है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तिक्त में दी गई हैं और ये आज के टाइम पे बड़ी ही वेल नोन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं जो शुगर को कम करने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये तिक्त और विरेचन वाला कॉम्बिनेशन जो हम सोच रहे हैं इस डिसीज के लिए,
कई पैटर्न से, कई अलग अलग विधाओं से शायद ये सही जा रहा है। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ के आ जाते हैं फाइनल ईयर की तरफ। तो फाइनल ईयर में महर्षि चरक सीधे ही संशोधित दोष बलाधिकत से कह देते हैं कि भाई अगर टाइप 1 वाले हैं तो उसमें आप ब्रह्मांड कार्य करिए, और टाइप 2 वाले हैं तो प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है तो हमको टाइप 2 वाले ही पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इंसुलिन पे एक बार गया पेशेंट जो क्रॉनिक हो जाता है, व्यवहारिक बात करता हूँ, प्रैक्टिस की बात करता हूँ, प्रैक्टिस में जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मान चुके होते हैं कि मुझे इंसुलिन के सहारे जीना है, या उनके डॉक्टर भी मान चुके होते हैं कि अब इसमें कुछ विशेष नया हो नहीं सकता, तो वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। कभी कभार मिल जाते हैं कि भाई आप कुछ दवा वगैरह बता सकते हैं क्या जो इंसुलिन कम हो जाए, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, और एक्चुअल में पेशेंट भी टाइप 1 वाले कम ही होते हैं, टाइप 2 के ही मैक्सिमम होते हैं। तो अब संशोधन करना है महर्षि चरक के आदेश से, तो संशोधन करने में करें क्या? अब संशोधन करने में भी फिर वही चीज़ें आ जाएंगी कि हम देखें कि ये स्थान, दोष, दूष, इन सब चीज़ों का जब हम विचार करते हुए ही हमेशा संशोधन की कल्पना की जाती है, तो यहाँ पे फिर हमारे सामने वही चीज़ आ जाती है कि हम विरेचन की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर डायबिटीज़ है तो आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड है, ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड को हम देखेंगे तो किसका सधर्मी है? ये पित्त का सधर्मी हो जाता है। रक्त जो है पित्त का सधर्मी हो जाता है, और शुगर है ये कफज द्रव्यों में ही गणना इसकी की जाएगी, उसी से इसका कोरिलेशन हम बैठाएंगे। तो अगर रक्त में कफ है, मतलब पित्त और कफ की चिकित्सा आपको करनी है, तो पित्त और कफ के निर्हरण के लिए बेस्ट संशोधन कर्म जो है वो विरेचन ही माना गया है। तो यहाँ से हम फिर एक तरह से जो फर्स्ट ईयर में हमने स्थान देखे थे कि मध्य शरीर में है, और उसके लिए फिर तो पित्त का स्थान और समझने के लिए हमने वहाँ पे रस सीखे थे, तो तिक्त रस मिला था, विरेचन और तिक्त रस लेके हम आगे चले थे। सेकेंड ईयर में आए, कफ मेज आ गया, फिर भी हमारा विरेचन लगा रहा। तिक्त अस्थि के प्रोडक्शन से हमें एक कंक्लूजन मिला, संप्राप्ति में नहीं थी तो कैसे उसको प्रोडक्शन मिल रहा था, वहाँ भी हमें तिक्त का एक कंक्लूजन मिलता है। यहाँ पे शोधन में चले आते हैं, शोधन में भी हम देखते हैं मॉडर्न के अगर टच करें तो रक्त में अगर ब्लड में अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका भी कॉलेशन करते हैं, तो पित्त और कफ जैसे दोष निकलते हैं, उसके लिए भी श्रेष्ठ विरेचन ही माना गया है। तो विरेचन, तिक्त और विरेचन लेते लेते हम आगे चल रहे हैं। तो अगर हम कहीं सही चल रहे हैं, जिसका वेरिफिकेशन भी करना चाहिए हम सही चल रहे हैं कि नहीं अपनी सोच में, तो हम चलते हैं अब महर्षि चरक के साथ में सिद्धि स्थान में। वहाँ उन्होंने बड़े स्पेसिफिक देखेंगे प्रमेह के लिए पंच प्रसृतीय पंच तिक्त वस्तियों का उल्लेख किया है, मतलब तिक्त को वो चिकित्सा में यूज कर रहे थे, और उन्होंने सोमवल की एक स्पेशल वस्ती बताई हुई है, सभी लोग जानते हैं, सबको इनके रेफरेंस पता है, सोमवल की स्पेशल वस्ती बताई गई है सिंगल ड्रग की। अब सोमवल को खोजते खोजते हम लोग फिर चरक में पीछे चले आते हैं, वहाँ पे तिक्त स्कंध में देखते हैं तो सोमवल का सीधे सीधे उल्लेख मिलता है। मतलब महर्षि चरक तिक्त का अच्छा प्रयोग कर रहे थे चिकित्सा में प्रमेह के लिए। सोमवल का उल्लेख कषाय स्कंध में भी है, तिक्त में भी है, कषाय में भी, दोनों में मिलता है चरक के। तो तिक्त में भी कषाय में, और तिक्त कषाय से हमारा कोई विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि पित्त के शमन के लिए तो तिक्त कषाय मधुर तीनों ही रस हमारे लिए उपयोगी हैं। तो तिक्त यहाँ पे भी है, चरक महर्षि इसको यूज भी कर रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है कि ये तिक्त और विरेचन शायद इसमें कुछ काम की चीज़ साबित हो सकता है इस डिसीज में, जिसके लिए सच पूछा जाए तो आज सभी डॉक्टर भी ये मान चुके हैं कि एक बार पेशेंट आ गया तो उसको पहली या दूसरी काउंसलिंग में समझा दिया जाता है कि भाई आपको ड्रग्स के सहारे ही ज़िंदगी भर चलना है, आप ज़िंदगी भर दवा खाएंगे, यही आपके रोग का एक उपचार है, अब इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, दवाइयाँ बन नहीं सकती। और पेशेंट जो है 6 महीना 1 साल जाते जाते परेशान हो जाते हैं, वो अपनी शारीरिक मानसिक परेशानियों से भी परेशान रहते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन जो आने वाले रहते हैं उनसे सुन के पढ़ के उनसे भी परेशान रहते हैं, और आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं वो परेशान ही रहते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, और जब कुछ नए ढंग से चाहिए तो क्यों ना हम नए ढंग से कुछ सोच डेवलप करें। यही सब सोच के ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं कि हम लोग इस तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर होते होते अगर घूम के पूरा आते हैं तो देखते हैं तिक्त और विरेचन में कहीं ना कहीं हमको कुछ क्लू मिल रहे होते हैं कि जिससे हम इस डिसीज का समन कर सकें, अच्छे से इसका उपचार कर सकें। बात क्योर की है, सिम्टोमेटिक रिलीफ की नहीं, क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन हर आदमी किसी भी बीमारी से छुटकारा ही पाना चाहता है। कितना अच्छा होगा डायबिटीज़ की बीमारी ऐसी हो कि 10 दिन 15 दिन या महीने भर, चलो टीबी की तरह 6 महीना ही 9 महीना ही ऐसा ही कोई इलाज किया जाए और पूरी तरह से वो जड़ से ठीक हो जाए, और फिर मज़े के साथ वो अपना खान पान इत्यादि सब कुछ चालू कर सके। तो पेशेंट की चाहत तो यही होती है। तो जाहिर सी बात है आज हम जहाँ भी हैं अच्छे से मैनेज कर ले जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन इमरजेंसीज भी डायबिटीज़ की मैनेज हो जाती हैं, लेकिन हम क्योर के रास्ते पे तो नहीं है। तो कुछ हद तक नई तरह से सोच के शायद हम उस रास्ते पे जा सकें, वो सोचते हुए कई सालों से इस पर काम किया जाता रहा। हमने फाउंडेशन बनाया MHRF करके, मैशर हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 2015 में इसकी स्थापना की। लेकिन ये बताने का है उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, इसमें 1 रुपये का भी डोनेशन नहीं लिया जाता। 5 साल हो गए हम डोनेशन लेते ही नहीं हैं फिलहाल। संस्था की ज़रूरत होती है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा कुछ रहे हमारे पास,
तमाम लोगों को उसमें जोड़ा जा सकता है और काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके लिए हमने उसकी भी स्थापना की। 12 में हम महेश्वर आयुर्वेद चालू कर चुके थे। तो धीरे 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 करके जब हम फाइनल ईयर में चले आते हैं तो हमें लगा तिक्त और विरेचन से शायद इसका कुछ निष्कर्ष निकले, तो कैसे क्या कंबाइन किया जाए। आखिर में जाते जाते फिर हम पहुंचते हैं कि आयुर्वेद की सारी शंकाओं का निराकरण भगवान धन्वंतरी के ही हाथों होना है, तो क्यों ना भगवान धन्वंतरी के शिष्यों की जो धन्वंतर संप्रदाय चला आ रहा है उससे कुछ कंक्लूजन लिया जाए। अभी तक हमने उनका उपयोग कुल रचना और एम्ब्रियोलॉजी जैसी सब्जेक्ट को ही समझने में किया। तो जब सुश्रुत का संहिता खोलते हैं तो बड़ा अच्छा मज़ेदार चीज़ मिलती है कि हम विरेचन करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा विरेचन करवाने में स्वरस कल्पों का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो कार्वेलक श्रेष्ठ है। अब कार्वेलक ऑलरेडी तिक्त है ही, विरेचन करवा ही रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी ये चीज़ पूरी होती हुई हमें दिखाई दी। तो मज़े की चीज़ अच्छा यहाँ पे ये थी कि कार्वेलक इतना सेफ चीज़ है कि हर आदमी लगभग कभी न कभी खाता ही रहता है। सब्जी में हज़ारों सालों से खाया जा रहा है। इसमें किसी तरह के नुकसान या साइड इफेक्ट इन सब की कोई ज़रूरत समझ में ही नहीं आती कि इससे कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सबने खाया है। एम्स वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ भी रिसर्च हुई है, एजे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक प्रमाणित भी हुआ है, बहुत अच्छा सेफ्टी इंडेक्स है इसका। तो लगा कि शायद इस पर काम करना चाहिए। तो ये कुछ आज से 7-8 साल पहले की बात है कि इस पर काम करना चाहिए। तो काम करने के लिए क्या किया गया, पहले सिंपली क्लिनिकल ट्रायल में अपने अपने तमाम फ्रेंड्स को, कुछ सीनियर जूनियर्स जो हमारे कलीग्स थे उन सबको मैंने ऐसे ही बोला भैया आपको करेला पिलाना है और ऐसा ऐसा देना है और मुझे बताना है कितने उसको वेग हुए। थोड़ा कम क्वांटिटी से शुरू करते हैं, 200-250 ml के साथ ही शुरू करते हैं। 1 या 2 करेले ले लो, पानी मिला के जूस निकाल लो, जैसा रहेगा। तो इसमें कुछ मेडिकल फील्ड से भी थे, कई नॉन मेडिकल फील्ड से भी थे। तो सभी ने उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे मैं पूछता था। अब मेरे उन फ्रेंड्स को शायद मेरा वीडियो देख के याद आया कि उस टाइम पे मैंने ये चीज़ उनसे क्यों कही थी। उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि देखते हैं इससे क्या रिजल्ट हमारे पास निकल सकता है। तो स्वरस कार्वेलक का हमने सोचा कि यूज किया जाए। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रैक्टिकल में जब हम ट्रेडिशनल विरेचन के साथ चल रहे थे, ट्रेडिशनल विरेचन का मतलब एक जनरली हो जाता है कि आप 6-7 दिन का, फिक्स नहीं है, हर पेशेंट में अलग अलग लक्षणों के हिसाब से होता है, बट एक जनरली 1 हफ्ते का आप रुक्षण पाचन दीपन करते हैं, फिर 1 आध हफ्ते उसमें स्नेहपान में जाते हैं, 3 दिन की विश्रांति जाती है, 17 दिन हो गए, विरेचन आएगा, 18वां दिन हो गए, 3-4 दिन से 5 दिन जैसा भी है संसर्जन क्रम में लग जाता है, पेशेंट के अनुसार जैसा रहता है बदलते हैं। इन जनरल हम बात करें तो हमको लगभग 3 हफ्ते का समय चाहिए होता है। बड़े शहरों में, स्पेशली मुंबई वगैरह में, जहाँ 1-1, 2-2 दिन की छुट्टियों के लिए परेशान रहते हैं, वहाँ आप किसी से कहें कि भाई आप कुछ हफ्ते 10 दिन का टाइम निकालिए तो हम प्रोसीजर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें चलिए रुक्षण दीपन पाचन घर में हो जाती है, स्नेहपान वगैरह बहुत जरूरी होता है। आप चाहते हैं विरेचन में कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आपका पूर्व क्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए, स्पेशली रुक्षण दीपन पाचन और स्नेहपान। अगर ये प्रक्रियाएं आपकी अच्छे से हो गई हैं तो ये आप मान के चलिए जल्दी से कॉम्प्लिकेशन होने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे लोग जब ट्रेडिशनल विरेचन में हम देखते हैं पेशेंट आते हैं हमारे साथ में अटैच हो जाते हैं, लेकिन स्नेहपान के दौरान भी काम करते रहते हैं। वो जॉब पे जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जिसका जो भी काम है, तो वो जो शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। उतने अच्छे ढंग से चीज़ें नहीं होती, हमें भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि कई बार पेशेंट हैं टिफिन लेके जा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं, खाने में भूख लग गई थी क्या करें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए हमने सोचा कि इसको ट्रेडिशनल से ही अभी शास्त्रीय में ही रखा जाए, लेकिन विरेचन को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। अल्पम अल्पम मुहुर्मुहुर की तमाम परिकल्पनाएं चरक वगैरह में दी गई हैं कि थोड़ा थोड़ा करके चलो दोष निकालते हैं, कम कम मात्रा में निकालते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन केस कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आसानी के साथ हो जाए, पेशेंट भी आसानी के साथ फॉलोअप करे। इस प्रोसेस में जब हम कार्वेलक स्वरस के साथ जाते हैं तो छुट्टियाँ आती रहती हैं, नहीं संडे करके भी हम आगे बढ़ाते हुए प्रोसीजर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए हमारे लिए कार्वेलक स्वरस पर ज़्यादा है। इसके लिए हमने ट्रेडिशनल जो विरेचन किया जाता है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, पेशेंट को भी प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाता, तो हमको भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें। आसानी से पेशेंट उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, ये भी एक सच्चाई है। और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, छोटे मोटे कुछ ना कुछ परेशानियाँ पेशेंट्स को होती भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये पर्टिकुलरली हम कैसे, किस तरह की क्या क्या डोज डिसाइड करके हमने इस पर वर्क किया, ट्रेडिशनल विरेचन से क्या रिजल्ट मिले, उसके बाद रसायन का उपयोग किया तो उससे क्या रिजल्ट मिले, ये सब वर्क भी नांदेड़ कॉलेज में किया गया है तमाम मेरे फ्रेंड्स द्वारा। उन्होंने डायबिटीज़ पर विशेषता गोप्टे सर का इसमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा, उन्होंने दिया, समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहे, उनसे जब भी जरूरत पड़ी तो हम हेल्प मिलती रही। काशी परंपरा और महाराष्ट्र की महान आयुर्वेदिक परंपराओं से इस विषय में तमाम ज्ञान प्राप्त मिलता रहा अपने आचार्यों से, सीनियर्स से। तो वो सारी चीज़ें लेके धीरे धीरे करके हम लोगों ने कई सालों में इस पर एक कुछ डाटा तैयार किया है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको देखते हुए वो अगले वीडियो में उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो क्या हमने किस तरह से, किस पैटर्न पे क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया रखे थे, किस तरह के पेशेंट्स लेते थे, कितने डोज में देते थे, कितने दिन में क्या रिजल्ट मिलते थे, ये कार्वेलक वाले से या हमारे ट्रेडिशनल विरेचन से।
तो वो सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे आती थी वो सब अगले वीडियो में बात की जाएगी। और विरेचन में क्या कॉम्प्लिकेशन आते थे, क्या द्रव्य यूज करते थे, कितने वेग देखते थे, किस तरह से हम विरेचन रोकते थे, और कई बार 2 ड्रग तो भी नहीं होता है, कई बार 2 तो ज़्यादा होने लगता है। तमाम चीज़ें ये सब लोग अच्छे से जानते हैं जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में है। तो इन सब चीज़ों पर, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पर वो बात की जाएगी। आज पर्टिकुलरली एक सच पूछिए तो हमने एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेरी रिसर्च तरह की बातें की कि जिस लिटरेचर को हमने पढ़ा था हमेशा से आयुर्वेद में, उसी को अगर हम कुछ अलग ढंग से सोचने की कोशिश करें तो हमें फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, फाइनल ईयर की जो तमाम बुक्स हम पढ़ते हैं उससे धीरे धीरे कुछ छोटी छोटे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन फॉर्म में शरीर के मध्य भाग में लीवर और पैंक्रियाज भी रहता है, तो पित्त का स्थान है, पित्त के लिए विरेचन है, रस उसके लिए तिक्त है। सेकंड ईयर में आते हैं कफ मेद है, उसके लिए पित्त है, और उसमें भी अगर सोचा जाए तो अस्थि अफेक्ट नहीं होती तो अस्थि के लिए भी जो एक प्रोटेक्शन कवर है तिक्त वाला, वही हम यहाँ भी देने की कोशिश करेंगे ताकि वो कवर बॉडी को मिल जाए तो शायद उससे वो अफेक्ट ना हो डायबिटीज से। फाइनल ईयर में आते हैं तो फाइनल ईयर में भी हम देख रहे हैं सीधे सीधे शोधन की बातें कही गई हैं। शोधन में भी जो दूष्य और स्थान हमको मालूम है तो उसके बेस पर भी हम विरेचन ही सेलेक्ट करते हैं। मॉडर्न से भी टच करते हैं कि अगर ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो रक्त को पित्त से और शर्करा को कफज पदार्थ मान के पित्त और कफ के लिए फिर हम विरेचन की तरफ ही आते हैं। और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो चरक ने तो काफ़ी तिक्त यूज ही किए हैं पंचतिक्त बस्ती वगैरह में, या देखा जाए तो सोमवल की बस्ती में जो सीधे तिक्त स्कंध में आता है। और सारे डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस भी देखते हैं तो कफ और मेद वाली अवयवों पर ही होता है, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, चाहे कार्डियोमायोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, उसका भी कोरिलेशन इससे कहीं ना कहीं मिलता है। और आचार्य सुश्रुत ने जो हमें सीधे सीधे कार्वेलक दे दिया है कि आप सुरस लीजिए और इससे विरेचन कराइए, तो उसने भी बहुत अच्छे हमको क्लू दे दिए हैं। तो अगले इसके एपिसोड में पंचकर्म को पंचकर्म विशारद डॉक्टर अजय MD पंचकर्मा फ्रॉम त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज, इसका कि जो हमने अपने रिसर्च फाउंडेशन में या अपने मास्टर आयुर्वेद में अपनी टीम के साथ जो पूरा वर्क किया है, इसमें जो हमारे पास डाटा है वो उसको प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आप फिर ज़रूर सुनिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हों उसको आप हमारे सबके व्हाट्सअप नंबर दे दिए गए हैं, ज़्यादातर लोगों के पास में रहेंगे ही, आप व्हाट्सअप पे डाल दीजिएगा। लाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, 2-3 बार रिकॉर्डिंग होते होते ब्रेक हो जा रहा था। कुछ बरसात चालू हो गई है, मौसम में कुछ बदलाव आ गए हैं, तो सेशन डिसकंटिन्यू ना हो या इंटरप्टेड ना रहे बीच बीच में। चीज़ें तमाम ज़रूरी हैं, जो बीच में एक बार इंटरप्ट हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता। तो उसी को देखते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाला जा रहा है। जो भी क्वेश्चंस हों आप व्हाट्सएप पे या हमारे फेसबुक के पेज पर आप डाल दीजिए, आपको समय समय पर उस पर भी सारे आंसर्स दिए जाएंगे जो हमारे पास हैं, जो डाटा है वो भी सब अवेलेबल कराया जाएगा। और एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस में हम आएंगे कि सब लोग मिलकर इस डायबिटीज को क्योर तक लाएं, इलाज तक लाएं। ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ तक ही न रह जाए, इसको इलाज तक लाएं, ताकि हमारा जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है हमारा देश और देशवासियों का तमाम, उसको हम लोग बचा सकें। और आखिर में यही है कि सभी गुरुजनों को, काशी परंपरा के और महाराष्ट्र परंपरा को फिर से मैं प्रणाम करते हुए अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से मेरे तमाम फ्रेंड्स, जूनियर्स नहीं मानता मैं, वो फ्रेंड्स ही हैं सभी, जिन्होंने तमाम क्वेश्चंस और तमाम चीज़ों के माध्यम से बार बार इस पर एक क्यूरियोसिटी जगाए रखी। हम धीरे धीरे इसके काम को आगे बढ़ा